ठीक है, तो हम लोग सर्किट सॉल्व करना सीख रहे थे, और जैसे सीरीज और पैरेलल में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ में करंट कैसे निकालना था, ये हम लोग देखे थे। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि हमको करंट फाइंड करना है सारे सर्किट्स में। ऐसा दे रखा है हम लोग का सर्किट। थ्री ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम, 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये भी 3 ओम। 6 3 2, इसको 6 कर लो। ठीक है, ऐसा दे रखा है हम लोग का सर्किट। हर करंट में, हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, हर ब्रांच में कितना करंट होगा ये हमको पता करना है। हो गया क्या? बोलो। आर इक्विवेलेंट देखो तो कितना आ रहा है, दिख रहा है? 6 6 3 3 3 6 6 3 2 2 2 4 4 4 2 और 3 5, सबका ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, 6 6 कितना होगा? 3, क्योंकि पैरेलल में है। 3 3 6 हो जाएगा, और 3 के साथ 2, फिर 2 2 4 4 2, फिर 3 5। तो करंट जो जाएगा यहाँ से वो आई कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। यानी कि आई बराबर जो होता है वो V बाई आर इक्विवेलेंट होता है, यानी कि V है 50 बाई ये 5 करेंगे तो ये 10 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक आए तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये 4 एम्पियर इधर भी है और 4 एम्पियर इधर भी आया था, तो इधर से 5 एम्पियर जाएगा और इधर से भी 5 एम्पियर जाएगा। यहाँ तक पहुंचे। अब ऊपर वाले में देखो तो 3 और 3 6 था, नीचे 3 था। तो जब ऐसा रहता है तो हम बोले थे कि अगर I1 करेंगे तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई करेंगे, यही फॉर्मूला लगाए थे। तो हम अगर इसको बोल रहे हैं कि इसमें I1 है और इसमें अगर I2 है, तो I1 के लिए R2 हो जा रहा था 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, यानी कि 2/3, यानी कि 10/3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से इस सर्किट में हमको दिख रहा है 10/3 एम्पियर। इधर जो I2 अगर फाइंड करेंगे तो 5 में 10/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 10 5/3 एम्पियर आएगा। और ये आके यहाँ पे दो पार्ट में दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 5/6 एम्पियर और इसमें भी
अगर हम लिखेंगे तो 5/6 एम्पियर ही आएगा, यानी कि सबके अक्रॉस जो है हमारा रेजिस्टेंस मतलब करंट जो है सारे सर्किट में सारे के अलोंग हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले में किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सब काम करना है। सर वहाँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था ना, कहाँ पे? वो 2, 4 और 6, 3। यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये वाला एंड और ये वाला एंड कनेक्टेड होना चाहिए था ना कुछ से। ये वाला अगर हम एंड को यहाँ कनेक्ट करते तब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, कनेक्शन भी तो देखो। सर वो 3 ओम वाला है ना बीच में डायगनली। हाँ हम समझ रहे हैं क्या कह रहे हो, ये ऐसा बन रहा है, ये 3 हो जाएगा। नहीं ये वाला नहीं, कौन सा बोल रहे हो? कहाँ बन रहा है व्हीटस्टोन? ये 3 है, 3 3 सर 6। नहीं, वो अगर हटा के उसको बोलेंगे तो बस ये वाला इसको हटा देता हूँ। 6 को कंबाइन नहीं कर रहे हैं बिना कंबाइन किए। अच्छा बिना कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा? 3/6 ये, हाँ 1/2 1 और इसका भी रेशियो। और ये दो 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 यहाँ दिख रहा है, व्हीटस्टोन कहाँ से बन जाएगा? बोलो, ये बीच में ये वाला कहाँ से बन रहा है? बन रहा है क्या? हमको तो नहीं दिख रहा है। व्हीटस्टोन नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 6 कर रहे हो तो ये इधर कनेक्टेड है, 2 4 कर रहे हो तो ये कहाँ गया? ठीक है, और इसको इसको ले रहे हो तो ये कहाँ गया? इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा। और वैसे भी व्हीटस्टोन तुम ये दोनों को और इधर का कर रहे हो तो कनेक्शन इस वाले एंड और इस वाले एंड पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? यस। ठीक है। हमको पता करना है कि यहाँ पे करंट कितना होगा। ठीक है, ये करंट जो आई बह रहा है हमारा, ये आई कितना होगा ये इस सर्किट में हमको बताना है। जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, हर जगह पे सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जीरो होगा वहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन करंट जीरो नहीं होगा। कनेक्टिंग वायर है तो कुछ ना कुछ करंट होगा। और जीरो आना होगा तो आ जाएगा, देखते हैं प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज हम अगर करेंगे तो यहाँ से 3 6 3 12 6 का रेशियो ठीक है, हो रहा है, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है तो मे बी ये करंट यहाँ से जा रहा होगा। ठीक है, देखो तो अगर ये सर और ये अगर हम दोनों साइड पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो कैसे करेगा? ये अच्छा, यहाँ पे और यहाँ का पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? बोलो। सर कहाँ पे? ये दो एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे कितना है?
ये शुरू में सेम ही है। इसलिए बताए थे कि कनेक्टिंग वायर अगर रहेगा तो पोटेंशियल जो है ए और बी का सेम होगा, लेकिन करंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हमेशा लोग करता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे हम कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तब बोलते हैं करंट जीरो है। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है यानी सिर्फ कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ऐसे ही जीरो होता है, तो यहाँ पे करंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, इन दोनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इसमें करंट जीरो है। बात समझ आ रहा है? बोलो, ये हाँ सर। डाउट क्लियर है? ठीक है, तो ये डाउट अगर ऐसा हमको दिख जाए तो इस बात को एकदम मन में बैठा के रखना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस खुद जीरो है। हाँ, अगर वहाँ कोई रेजिस्टर लगाए होते तब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, करंट जीरो है, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट जीरो नहीं होगा। मे भी हो सकता है, लेकिन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें देखते हैं कितना आता है। क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को 6 और 3 को पैरेलल घोषित कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं? हाँ कि ना? ये दोनों पॉइंट एक है, तो जैसे अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते तो इसको ए बोलते, ये बी बोलते और ये सी पॉइंट बोलते, तो इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। हाँ कि हाँ ना? सर। और ये हाँ 12 सर। और 6 क्या होगा, ये भी पैरेलल। हाँ। तो 6 और 3 का 2, और 4 और 12 और 6 का क्या आएगा, 4 आता है। हाँ सर। तो ये आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आ जा रहा है, आर इक्विवेलेंट हमको दिख रहा है कि इधर 2 और इधर 4, तो 4 to 6 ओम, यानी कि यहाँ से जो करंट गया होगा वो गया होगा 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर। इसको चाहो तो तुम ऐसे बना सकते थे, ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा हम बना सकते थे। ठीक है, ऐसे हम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि और कंफ्यूजन हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको उसी पार्ट में करंट चाहिए। ठीक है, अब क्या करें, बोलो। इधर से भी ये करंट आया होगा तो 4 ही आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से 4 गया है, तो इसमें और इसमें करंट बता सकते हो क्या कितना होगा? इसमें होगा 3/9, होगा क्या, यानी 4/3 एम्पियर। इसमें 2/9, 2/3 यानी कि 8/3 एम्पियर। देखो दोनों का जोड़ के 4 ही आ रहा है। इधर वाले में आ रहे हैं कि इधर और इधर कितना करंट होगा। तो इधर वाले पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ आया, और ये हो गया 4। तो इस 12 वाले में अगर हमको लिखना होता तो लिखते 6/18 × 4। तो इस केस में ये कितना आ जा रहा है, 4/3 ही आ रहा है। ठीक है, नीचे वाले में कितना आएगा, बोलो। ये 6 3 जा कट गया, 4/3, इसमें फिर से निकालेंगे तो 8/3 ही एम्पियर आएगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ से आई जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में आ जा रहा है, ऐसा डेटा लिए हैं इसलिए आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इस बात को हमेशा मन में बैठा लेना है कि अगर कंडक्टिंग वायर है तो कंडक्टिंग वायर में 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल और इसी टाइप का ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं,
इसको 6 ये 20 वोल्ट ऐसा है। अब इसमें हम करंट पूछे तो कितना है ये बताओ। सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर बैलेंस्ड अगर वो दिख रहा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा? जैसे बैलेंस्ड दिख रहा है तब कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए बैलेंस दिख रहा है तब कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कहोगे कि हाँ पोटेंशियल दोनों का सेम है तब करंट जीरो है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ठीक है जैसे कि सर। इस केस में देखो, इस केस में भी हम यही डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे दिए हैं। क्या यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो यहाँ का भी पोटेंशियल एक्स ही होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा बताओ यहाँ पे। डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया कि यहाँ भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ये वायर क्या है, कनेक्टिंग है, तो यहाँ अगर एक्स पोटेंशियल है तो इसके हाँ सर, क्रॉस सेम कुछ होगा। सेम होगा। यहाँ भी सेम ही था, यहाँ भी क्या था, सेम ही। अगर यहाँ का वाई बोले तो यहाँ भी वाई ही था, लेकिन इस केस में जीरो आ रहा है, लेकिन इसमें सॉल्व करके देखो तो जीरो आएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस हमको इस दोनों से बताना था कि अगर कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऊपर वाले केस में व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है, इसलिए हम कह दे रहे हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़े नहीं है इस चैप्टर में भी, तो इसलिए हम उसका जिक्र नहीं करना चाह रहे थे। बाकी तुम लोग पढ़े हो तो डायरेक्टली कह रहे हो आई जीरो है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कह रहे हो कि पोटेंशियल सेम है तब जीरो है तो ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आई कितना आएगा ये जरा जल्दी से बताओ। 6 6 3 2 5 आ रहा है, 4 की करंट जाएगा, इसमें कितना जाएगा, 4/3 ही जाएगा, और इसमें 8/3 ही जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर 4 आ रहा है तो इस दोनों इक्वल है, तो इसमें भी 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर। तो इस वाले पॉइंट पे देखो तो आया कितना, 4। 4/3 इधर चला गया 2, तो इसमें आई कितना होगा बोलो। 2 - 4/3 यानी कि 2/3 करंट बह रहा होगा। ये कैसे लिखे बात समझ आ रहा है ना? हाँ सर। हम यहाँ से KCL लगा लिए हैं, यानी कि फ्रॉम KCL। यहाँ पे KCL लगाए तो आई जो आ रहा है हमारा 2/3 आ रहा है, यानी 4/3 प्लस आई 2 होना चाहिए था। अच्छा इनकमिंग है, तो 2 प्लस आई जो होना चाहिए था 4/3 होना चाहिए था। हम 2 माइनस करे हैं, चलो हम डायरेक्शन के साथ ही हम डायरेक्शन के साथ ही तुम लोग को बताते हैं, ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज कंफ्यूज हो गए। हम इधर की तरफ डायरेक्शन ले रखे हैं, तो इनकमिंग जो है 4/3 है और आउटगोइंग I+2 है। तो यहाँ से आई जो आ रहा है 4/3 - 2, यानी आई जो आ रहा है -2/3। -2/3 डायरेक्शन के साथ है, हम मैग्नीट्यूड निकाले थे, यानी कि जो हम डायरेक्शन ले रखे हैं वो हम गलत ले रखे हैं, यानी कि करंट क्या जा रहा होगा, नीचे से ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर याद रखना है, इसमें और इसमें या इसमें इसमें पोटेंशियल दोनों में सेम था, लेकिन करंट जीरो दोनों में नहीं आया। ठीक है, कनेक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम है, तो करंट जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग जानते हैं, अगर पढ़े हैं तो जानते हैं कि अगर ये दोनों आपस में रेशियो होता है तो करंट यहाँ जीरो होता है। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या अनबैलेंस्ड है, तो इस केस में हम इसको बोल रहे हैं कि करंट जीरो है। लेकिन अगर ऐसे मन में बैठा रखे हो कि अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट जीरो होगा, तो इस बात को मन से निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट भी जीरो हो।
ठीक है, दोनों बात में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ, सर वो दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम कैसे है? कहाँ कहाँ बोले? यहाँ यहाँ सर और इसमें। हाँ सर, एक्स एक्स वाला जो आप बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी x है, ठीक है, हाँ सर। अब तुम नीचे आ रहे हो, कहीं ड्रॉप हुआ क्या? कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं सर, ड्रॉप तो नहीं हुआ। यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा? बोलो बोलो, खुद बोलो तभी आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 बोलते हैं तो यहाँ का क्या बोलेंगे? 0। यहाँ का क्या बोलते हैं? 0। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ड्रॉप कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर का बोलते हैं 20। क्यों? क्योंकि बैटरी आ गया। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ का भी क्या बोलते हैं? 20। बात समझ आया? हाँ सर, समझ गए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन। अब फिर से आएंगे हम लोग सर्किट सॉल्व करने। नेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ने के पहले सेल के बारे में हम थोड़ा सा जो हम लोग पहले से जानते हैं उसी के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। कि जैसे अगर हम लोग पहले ही कहानी सुने थे कि अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी है, तो अगर ये बैटरी है तो इसमें से करंट अगर आई बह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से क्यू चार्ज है इससे इधर की तरफ बह रहा है। ठीक है, और क्यू चार्ज अगर बह रहा है, यानी कि क्यू चार्ज जो है, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल अगर भी मान रहे हैं, तो इसके जस्ट पहले इसके पास एनर्जी 0 था, और इसके जस्ट इसके पास जब पार हुआ तो फाइनल एनर्जी Q इंटू वी हो गया। और यही एनर्जी यहाँ बैटरी को ले आकर देता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी सेल का, यानी कि किसी बैटरी का, तो बैटरी जो है वो एनर्जी चार्ज को देता है, जो कि वो ले जाके रेजिस्टेंस को देता है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और कि जो हम बैटरी बनाते हैं, तो जो हम रियली में देखा जाता है, तो ये क्या होता है कि ऐसा सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल के बारे में कॉम्बिनेशन अभी रहने दो। सेल क्या होते हैं? बैटरी। इसमें दो इलेक्ट्रोड ऐसे पुट करे होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, एनर्जी कहाँ से कैसे आता है हम वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो उसमें नस्ट इक्वेशन, ये क्या क्या इक्वेशंस पढ़ के हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस पाए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन भी होता है और निगेटिव भी आयन होता है। यहाँ पे जब हम ये दो जो रॉड है, इन दोनों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन जो आया है, ऐसा घूम रहा है और इस बल्ब को जलाता है। तो ये तो बाहर का कहानी है। अंदर में क्या हो रहा है? तो अंदर में अगर हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाला प्लेट है, ये निगेटिव वाला प्लेट है, तो इस प्लेट्स को अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो एक ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स है। ठीक है, एक बड़ा छोटा बता रहे हैं, नहीं तो कैपेसिटर समझ जाओगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इधर होगा। अब जैसे ही चार्ज जो यहाँ पे आया, तो चार्ज जब आया था तो उसके पास हम मान रहे हैं कि एनर्जी 0 था, यानी कि यहाँ इसके पास जो एनर्जी है वो 0 है। लेकिन जब तक कि वो इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उसके पास एनर्जी जो आ रहा है वो Q इंटू वी आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इस पे इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन हम इनसाइड द बैटरी इसको यहाँ से इधर लेके जाना चाह रहे हैं, यानी कि लोअर वाले प्लेट से हम हायर वाले प्लेट पे इसको ले जाना चाह रहे हैं। यानी कि हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ से जो चार्ज है घूम के आ रहा है इस सर्किट में, ऐसा ऐसा घूम रहा था, तो इस बैटरी से जस्ट पहले उसके पास एनर्जी 0 था, और बैटरी को जैसे क्रॉस करा तो उसके पास एनर्जी Q इंटू वी आ जा रहा है।
अब ये क्यू भी कहाँ से आ रहा है उसी बात का हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बैटरी किसी ने कोई सेल जो बना होता है ऐसा कुछ होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं और इसको हम बाहर किसी सर्किट से फिर जोड़ते हैं, ठीक है, जिसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक एक पार्ट है केमिस्ट्री में, जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है कितना एनर्जी सप्लाई हुआ क्या हुआ। तो हम उतना पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस को समझ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जब चार्ज आया था यानी इस निगेटिव वाले के पास, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लोअर पोटेंशियल वाला है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा हायर पोटेंशियल का है। तो अगर हम ये चार्ज को पॉजिटिव माने हैं तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है और ये एक्सटर्नल फोर्स फिर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम जाके तो खींच नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है केमिकल रिएक्शंस की वजह से मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से मिल रहा है और यही केमिकल रिएक्शंस जो अंदर में कर रहे हैं इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जा रहे हैं। तो अगर यहाँ से केमिकल रिएक्शंस इस फोर्स लगा रहे हैं और इसको लोअर से हायर ले जा रहे हैं, यानी कि ये कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं और वही वर्क जो है हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल जो होगा वही क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड टू चार्ज होगा। यानी कि अगर चार्ज को जो एनर्जी मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन की वजह से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करा जा रहा है उसी को कहा जा रहा है कि एनर्जी इसको मिल रहा है, यानी कि अंदर की बात है। और इस एनर्जी को सॉल्व करने के लिए एक फेमस इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन हो गया है क्या तुम लोग का, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, हो जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि कितना जाएगा, कितना मास ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा। तो खैर हम उस पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं। तो क्यू चार्ज है तो इस पे अगर फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वर्क करके दे रहा है और यही एनर्जी इसको सप्लाई हो रहा है जो कि यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ से आया तो फिर ये ले जाके बैटरी को दिया, फिर आया यहाँ पे, फिर यहाँ से उठाया, फिर ले जाके दिया, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो अगर ये अंदर की बात है कि अगर किसी भी बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, तो ये जो एक्सटर्नल जो वर्क है अगर किसी एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ उठा के ले जाएगा तो उस चीज को हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ से हम ईएमएफ एक वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, ईएमएफ एक वर्ड बोल रहे हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ईएमएफ को डिफाइन होता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग वर्क डन इन ब्रिंगिंग या मूविंग अ यूनिट चार्ज from lower potential to higher potential in a battery, ठीक है। किसी बैटरी में अगर एक यूनिट चार्ज को इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क होगा उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हमेशा हम लोग लगभग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ही लिखते हैं या फिर ऐसा, ठीक है। तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल, जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क है किस पे, कितने चार्ज पे, तो 1 यूनिट चार्ज पे,
तो एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, जितना वर्क करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ईएमएफ। ठीक है, यानी कि इस अगर दो बैटरी है, इन दोनों के अक्रॉस में अगर हमको यहाँ पे बताना होगा कि इससे यहाँ से यहाँ के बीच में ईएमएफ कितना है, तो उसको हम बोलेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। एक नया टर्म हमको मिला। तो यहाँ सिंपली हमको देख रहा है कि बैटरी या सेल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो बैटरी या सेल का जो काम है वो चार्ज को एनर्जी देना है, और वो चार्ज एनर्जी किसी भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस, बल्ब जो भी है, उसको ले जाकर देता है। तो ये एनर्जी आता कैसे है, तो हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है। और ये केमिकल रिएक्शंस इस तरीके से वर्क करता है, यानी कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क करा होगा, वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस पे स्टोर होता है, यानी कि उस पे अगर एनर्जी इतना मिला तो लेके फिर जा रहा होता है। तो ये बात है ईएमएफ। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो हमको सीधा दिख रहा है कि ये वोल्ट होगा। ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज दिख रहा है, यानी कि इसका यूनिट जो होगा वोल्ट होगा, लेकिन नाम में यहाँ पे हमको फोर्स दिख रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरली यहाँ दिख रहा है कि एनर्जी, यानी कि अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज का बोल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी बैटरी के अंदर, यानी कि जो हायर लोअर पोटेंशियल है और हायर पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात आता है कि फोर्स क्यों कहते हैं। तो फोर्स कहने के पीछे इसका रीजन ये है कि पहले जब बहुत पहले का बात है, जब ये कंसेप्ट आया था तो लोगों ने इस चीज को फोर्स से ही रिलेट किया था कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से इसमें एनर्जी आ रहा है। बाद में धीरे धीरे पता चल गया कि ये फोर्स जो है और कुछ नहीं है बल्कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी कि पोटेंशियल का ही है। तो इसलिए हम लोग इस नाम को तो चेंज नहीं किए, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल दिए और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई या ई बोलते हैं और ये वोल्ट ही रहता है। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत बोलो। कोई भी किसी भी पॉइंट में समझने में दिक्कत है तो बोल दो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये बात सबको क्लियर है। तो अगर हमारे पास कोई बैटरी दे रखा है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो हम लिख रहे हैं ई। अब दूसरी बात एक चीज और कि खुद सोचो और हमको बोलो कि यहाँ पे आयंस है, आयंस मूव कर रहे हैं, और या फिर यहाँ पे चार्ज का हम मूवमेंट दिखा रहे हैं। दोनों केसेस में क्या ये इलेक्ट्रोलाइट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा या कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा? बोलो। हेलो, बोलो। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो आयंस मूव करने में उन पे कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा, क्योंकि कुछ भी आइडियल केस में ही जीरो मानते हैं, ऐसे जनरली इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा। तो ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ आया। तो अगर हम रियल बैटरी को, यानी कि रियल बैटरी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ एक ऐसा रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं और इसको ऐसा हम लोग घेर भी लेते हैं, नहीं भी घेरे तो चलता है, और इसको स्मॉल आर लिखते हैं। और ये स्मॉल आर है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ आयंस कह सकते हैं, यानी जो हम केस कंसीडर कर रहे हैं उससे हम बोल रहे हैं कि ये फ्लो ऑफ द रेजिस्टेंस से आयंस है, और इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, यानी कि इसको हम बोलते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हम कोई भी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस यूज नहीं करे थे, लेकिन आगे अगर हम इस बात को समझ गए हैं कि अगर कोई हमको बैटरी देता है
तो बैटरी ने जो कुछ वर्क करा है चार्ज पे, यानी कि चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करा है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, वो प्रोवाइड करने में उसमें जो चार्ज को मूव करा है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर लगेगा, और उस चीज को हम नाम दे दिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से हमको समझ आया कि अगर कोई एक बैटरी है तो उसका ईएमएफ कुछ ई होगा और आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमको दो चीज में क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए तो इन दोनों में हमको बहुत ही क्लियर कट हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ईएमएफ ई और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, क्या दोनों सेम चीज होते हैं या अलग अलग चीज होता है किसी भी बैटरी के अक्रॉस अगर लिखा जाए तो एक चीज है कि ईएमएफ हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमको कोई बैटरी बना के दे दिया है, तो बैटरी बना के दे दिया है यानी वो जैसा भी बैटरी बनाया है उसमें अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क हो रहा है एक यूनिट चार्ज पे, उसको ईएमएफ कहा गया। लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहा जाएगा? तो इस बात का सवाल हम लोग कुछ केसेस से देंगे। केस 1 हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि एक बैटरी है, यहाँ पे हम इसको ऐसा लगा दिए, तो जो हमारा बैटरी बाहर मिलेगा हमको ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसमें जो है अब आई जो बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी आई नहीं फ्लो कर रहा है, यानी कि आई जो है 0 है। इसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वो हमको इसके बाहर अगर ए और बी पॉइंट है, जो दो टर्मिनल्स बाहर निकला हुआ रहेगा उनके बीच के डिफरेंस जो VA माइनस VB होगा, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ना कि इस ईएमएफ को। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो अगर हम VA माइनस VB लिखे तो करंट 0 है, तो यहाँ कुछ ड्रॉप होगा नहीं, ये हमको E के बराबर ही मिलेगा। यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही ईएमएफ है, या ईएमएफ जो है वही पोटेंशियल ड्रॉप है। यानी कि यहाँ पे हमको कुछ अभी तक क्लियर कट कुछ पता नहीं चला कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या अंतर है, या तो हम दोनों को सेम ही कह दे रहे हैं। ठीक है, ये मन में आना चाहिए। तो आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि अलग है या फिर सेम? तो इसके लिए हम लोग दो केसेस और डिस्कस करते हैं। केस 2, ठीक है, केस 2 में हम क्या किए कि अब इसमें से ऐसे करंट कुछ आई बहा दिए, तब हम लिखना चाहते हैं तो ये E है, R है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो हम VA माइनस BB इसमें फिर से फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इस डायरेक्शन में चल दिए, ठीक है, झोला उठाए और चल दिए। तो लिखना शुरू करें तो VA, यहाँ बैटरी के पास जब पहुंचे तो बैटरी हमको ऐसा दिख रहा है और इसका EMF E है, तो हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस E। करंट इधर से आ रहा था यानी कि ये हायर था, ये लोअर था, हम लोअर से हायर जा रहे थे यानी कि प्लस IR। तो यहाँ से हम पहुंच गए B पे। तो यहाँ से VA माइनस VB, यानी कि अगर हम V लिखेंगे तो ये हमको मिल रहा है E माइनस IR। ठीक है, यानी कि यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर सर्किट में करंट बह रहा था तब ये पोटेंशियल E के बराबर नहीं आया। इस केस में जो है EMF से कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये माइनस IR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप का हो या फिर 4 से मल्टीपल करके एनर्जी का हो, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है एक्सटर्नल वर्क ने काम करना तो शुरू किया था, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी जो है अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो गया। वही लॉस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब केस 3 अगर देखते हैं, केस 3 में हमको क्या दिख रहा है कि ये बैटरी था, करंट इधर से बह रहा है, ये अब
ठीक है, करंट अब किधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है, हम भी मान लेते हैं कि इधर से ही चले जा रहे हैं। इस केस में भी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस केस में अगर लिखेंगे तो यहाँ से भी ए जाएंगे, हायर से लोअर तो माइनस सी, ये हायर से लोअर तो यहाँ से भी माइनस आई आर, पहुंच गए बी पे तो वी बी, तो यहाँ से वी ए माइनस वी वी अगर लिख रहे हैं वी, तो ये आ रहा है हमारा ई प्लस आई आर। ठीक है, इसमें तो उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो ई से भी ज्यादा मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है तो ई से कम मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है सोचो। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ऐसा था तो इसमें से करंट ऐसा बहा, यानी कि इसको अगर हम बाहरी किसी रेजिस्टेंस से जोड़े होंगे तो ये जो है हमारा एज अ सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि इसमें से करंट को सप्लाई कर रहा है, यानी कि इसमें जो होगा डिस्चार्ज हो रहा होगा। यानी कि इस केस में जो बैटरी होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। इस केस का बात कर रहे हैं तो इस केस में करंट जो है इसमें ऐसा बह रहा है, यानी कि इसमें जरूर कोई इससे भी 30 मार खान वाला जो बैटरी होगा इसे लगा होगा, यानी कि इसका जो पोटेंशियल जो भी हम बी डैश मान रहे हैं भी इससे ज्यादा होगा तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा लगा होगा तभी करंट ऐसा जा रहा है, और ऐसा करंट जा रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है हम इस बैटरी को दे रहे हैं, और एनर्जी चूंकि सप्लाई हो रहा है तो ये एज अ लोड बिहेव कर रहा है, यानी कि एज अ लोड वर्क कर रहा है, और इस केस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस अच्छा, डिस्चार्ज थोड़ी हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इस केस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हमसे कहा जाए कि क्या बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ के बराबर आता है, ज्यादा आता है या कम आता है, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ तो लोचा है, कि कुछ तो कहना चाह रहा है, यानी कुछ तो लोग कहेंगे। तो इस चीज को लेकर हमारे मन में 3 ख्याल आने चाहिए कि अगर करंट 0 होगा तो ईएमएफ और भी बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इस समय पे चार्ज अभी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि ई जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं ईएमएफ जो है डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, यानी कि बैटरी से करंट कैसे बह रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन V जो है डिपेंड्स ऑन करंट एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि करंट सर्किट में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, कितना बह रहा है, उस सब चीज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर चार्जिंग का कंडीशन होगा, चार्जिंग का कंडीशन ये है, चार्जिंग का कंडीशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है उसके ईएमएफ से ज्यादा आ रहा है, यानी कि उसके औकात से भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब वो खुद सोर्स की तरह है तो उससे ज्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उसकी जितनी औकात है उसमें से ही कुछ ट्रांसफर दे सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है। लेकिन जब चार्जिंग के टाइम है तो उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस केस में उसके ईएमएफ से ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि इस केस में चार्जिंग के दौरान ऐसे चार्ज हो रहा है। बात क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग 3-4 चीजें सीखे, तो उसको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई एक बैटरी है तो बैटरी जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है यानी कि चार्ज को एनर्जी देता है, और वो चार्ज जो है रेजिस्टेंस को एनर्जी जाके पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, हम बोल सकते हैं। अगर हम बैटरी के अंदर का बात करें कि अंदर वो कैसे वर्क कर रहा होगा, तो हमको दिखा कि इसमें दो दो इलेक्ट्रोड हैं, यानी कि एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि चार्ज को अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है तो जरूर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट आके हेल्प करा होगा। तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट जो होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, और वो जो वर्क करता है तो एनर्जी इसको सप्लाई होता है।
तो यहाँ पे हम इस वर्क के फॉर्म में ही एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को ले जाते तो जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। तो ईएमएफ यहाँ कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें केमिकल्स क्या है नहीं है, उस चीज पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 1 यूनिट है। अब इस चीज से अगर हम देखें तो अगर चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस ई ही आ रहा है, डिस्चार्जिंग का केस है तो ई से कम आ रहा है, ई माइनस आई आर लिख रहे हैं, और ये हम केवीएल से लिख रहे हैं, इसमें और कोई चीज यूज नहीं कर रहे। और जब चार्जिंग का कंडीशन है तो ई प्लस आई आर आ रहा है। अब इतना बात में किसी को कहीं भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो हाँ या ना। बोल लो सूरज। क्या तो समझ में आ गया। सबको? भास्कर यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, कहीं भी अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और रिवीजन कर रहे हो, करते रहो, पीछे का भी अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछते रहो, ठीक है। तो ये था हमारा बैटरी का कहानी कि बैटरी जो होता है ऐसा वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हमको तो सिंगल बैटरी है, अगर ऐसे अगर बहुत सारे दे दिए तो हम कंबाइन कैसे करेंगे? तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि इसको हमको कंबाइन करना है, तो कैसे कंबाइन करेंगे तो उसके ऊपर देखते हैं। तो पहला पढ़ेंगे वैसे ही, सीरीज होगा एक और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा 3 रेजिस्टर्स है, तो 3 सेल्स है, इसको हम कंबाइंड करें हैं तो सीरीज में हो गया। इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ देते हैं, तो ये आर हो गया। इसका ईएमएफ E1 R1 E2 R2 E3 R3। कॉम्बिनेशन का सिर्फ सीधा सा मतलब होता है कि हम सारे सेल्स को हटा के सिर्फ एक सेल अगर हम यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस आर था, ये ई इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसमें करंट आई गया, इसमें भी करंट आई ही बहना चाहिए, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आई ही हो। तो ऐसा हम कौन सा इक्विवेलेंट बैटरी लगाएं और आर इक्विवेलेंट उसका क्या रखें ताकि ऐसा सेम सिचुएशन हो। इस केस में अगर हमको दिख रहा है तो आई बराबर हम लिखेंगे ई इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बाई, ठीक है, जो करंट बह रहा होगा वो यही बह रहा होगा, कि जो भी ईएमएफ होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय जो भी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें करंट भाई हमारा ये रहा होगा, इसमें किसी को कोई कष्ट? अब हम इसी तरीके से इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसका क्या होगा, मतलब हम ऐसा ही इक्वेशन में इसको भी लिख लें तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए इसमें हम लिखना शुरू करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं? केवीएल लगा सकते हैं, लगाओ और लिखना शुरू करो। तो यहाँ से हम किधर से चलते हैं? इसे चलते हैं, यहाँ से ए बोल रहे हैं V C D, तो इन लूप A B C D A अकॉर्डिंग टू KVL हम यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशंस लिखना शुरू करो। यहाँ से चले, करंट हमारा ऐसा ही बह रहा है, तो हम हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी माइनस लिखेंगे, -IR3, फिर लोअर से हायर यानी कि +E3,
माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1 पहुंच गए यहाँ तक, यहाँ से आए तो माइनस IR इक्वल टू हो गया 0। दिख रहा है क्या सबको? यही यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू, सारे R वाले को उधर ले गए तो I R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा हमको दिख गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने I लिखा तो ये आ रहा है हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R प्लस, यहाँ से देखो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे जब हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमको E इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3, और भी रहता तो ऐसे ही जोड़ देते। एंड R इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। दिख रहा है, हम इस वाले से कर रहे हैं तो E इक्विवेलेंट की जगह पे E1 प्लस E2 प्लस E3 मिल रहा है, R इक्विवेलेंट की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट हमको इतना होना चाहिए और R इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर हमको बोल दिया जाए कि ऐसा रहता, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा है कि दो रेजिस्टेंस जो है हमारे, ये R है, ये स्मॉल R1 R2, ये E1 ये E2। इसको हम अगर E इक्विवेलेंट लिखते तो क्या लिखते? तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो करंट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और ये जो करंट है क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है। तो E इक्विवेलेंट हम लिखेंगे E1 माइनस E2, किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करो। हम E1 को ज्यादा माने हैं तो इसका जो करंट डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जैसे भी हो माइनस आ जाएगा खुद ब खुद। और R इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है, R1 प्लस R2 रखेंगे, यानी कह सकते हैं कि इसमें पुट विथ साइन ऑफ पोलरिटी। ठीक है, पोलरिटी के साथ साइन रखना है, यानी कि जिधर मान रहे हैं उस हिसाब से। जैसे देख लेते हैं, तुम लोग अब बोलो, यहाँ पे E3 को अगर हम उल्टा कर दिए होते, ठीक है, यहाँ पे E3 को अगर हम उल्टा कर दिए होते, यानी कि हायर वाला इधर और लोअर वाला इधर कर दिए होते, तो जब हम यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे क्या आता? माइनस आता। यहाँ माइनस आता यानी कि यहाँ माइनस आता, और माइनस आता तो यहाँ भी माइनस आता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एक उसका जो पोलरिटी के साथ जोड़ेंगे, किधर क्या पोलरिटी है उसको मन में ध्यान में रखते हुए ही हमको जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल करें तो जैसे हमको ऐसा दे रखा है, ये 6 वोल्ट 4 वोल्ट, ये ले लेते हैं 2 वोल्ट 2 ओम 3 ओम 1 ओम 5 1 6। ठीक है, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए करंट बताओ आई कितना होगा, तो यहाँ से देखो ध्यान से हम कैसे जोड़ सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो हमारे बैटरी हैं, तीनों के तीनों जो हैं हमको सीरीज ही में दिख रहे हैं, एक ही लाइन में दिख रहे हैं। यहाँ से चले तो फिर से घूम फिर के हम यहाँ आ सकते हैं। तो ये दो जो है करंट को ऐसे बहाना चाह रहा है, ये दो भी इधर बहाना चाहता है, ये उल्टा बहाना चाहता है। तो हम अगर इधर जो बहा रहा है उसको प्लस मान रहे हैं तो ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो लिखेंगे 6 + 2 - 4, यानी क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट जो आएगा ये हम सबको जोड़ देंगे तो 6 ओम,
तो करंट अगर हमसे बोला जाएगा तो 4/6 एम्पियर। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ रहे तो हमको इतना चिंता कष्ट करने की जरूरत नहीं है। जितने भी बैटरीज दिख रहे हैं सबको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो इन द सेंस कि डायरेक्शन किधर वो बहाना चाह रहा है करंट को, उसको देखते हुए लेते हुए ही जोड़ना है। ऐसा नहीं कि कैसे भी पकड़ के जोड़ देना है। इस बात में किसी को कोई कष्ट? ठीक है, फिर पैरेलल भी कर लेते हैं, फिर दोनों का कंबाइंड ही क्वेश्चंस देखेंगे सारा। अच्छा, इसमें एक चीज और, ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं। इफ n similar cells are connected in series। ठीक है, अगर सीरीज में सिमिलर सेल्स रखे हुए हैं जिसका हम बोल रहे हैं कि एमएफई है, रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें ई इक्विवेलेंट कितना होगा बता दो, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? बताओ क्या होगा? एनी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस एन आर। एन आर। ठीक है, सारे के सारे अगर इक्वल है, सेम है, सेम तरीके से जोड़े हैं, तो ये एन ही होगा और ये एन आर है। अब जो सेकंड है इसमें कह रहा है कि एन में से एम को हम रिवर्स में जोड़ दिए, तब हमारा इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? एन माइनस एम इंटू ई। एन माइनस एम इंटू ई। एम इंटू ई। और कोई? और आर इक्विवेलेंट एन आर। ये एन आर। ठीक है, ये वाला गलत है। इसमें और कोई वोट देना चाहता है? ठीक है, ये गलत है, तो कोई और भी अगर अपना बहुमत रखना चाहता है तो बोलो। चलो हम बताते हैं कि मान लो कि हमारे पास 10 है, 10 सेल है। ठीक है, सुनो ध्यान से, फिर बोलना तुम ही लोग आंसर, हम नहीं बताएंगे। 10 सेल है, 10 सेल में से दो, चलो 5 कर लेते हैं ताकि बना के भी दे सकते हैं। 5 सेल्स है। ठीक है, 5 में से कहा जा रहा है 2 सेल्स को उल्टा जोड़ रहे हैं। तो सोचो कि ऐसा 5 सेल था। ठीक है, इसमें से अब कहा जा रहा है कि 2 को उल्टा जोड़ दिए, यानी कि इन दोनों को अब हम उल्टा जोड़ दे रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो रहा है बताओ? सेकंड वाले में, पहला में तो 5 ही होता, सेकंड में कितना होगा? सेकंड में कितना हो रहा है बोलो जल्दी से। अरे बोल लो, एक। मतलब यही आ रहा है सबका। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 तो था और ये 2 था, इसमें से ये 2 तो उल्टा गया ही, यानी कि 5 में से 2 को तो उल्टा कर दिए तो पहले ही 2 घट गया, और 2 फिर ये अपने साथ 2 को ले डूबा। ठीक है, यानी कि 5 था, 5 में से 2 हटा दिए तो पहले से ही 2 तो घट गया, लेकिन वो दोनों जो है अपने साथ भी 2 को ले गया। तो ऐसे ही अगर सोचो कि अगर हमारे पास 100 होता, 100 सेल्स होते, तो 100 सेल्स में अगर 5 को रिवर्स कर रहे हैं तो बचे हमारे पास 95, और 95 में जो 5 थे वो और 5 को अपने साथ ले डूबे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है? 2m हो रहा है क्या?
बात समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, यानी कि देखो, इसमें जो है ध्यान देना है वर्डिंग का। इसमें कहा जा रहा है एन सेल्स में से ही एम को रिवर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि एन सेल्स अलग है और एम सेल्स अलग है। अगर वैसा कहा जाता तो एन माइनस एम सही था, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, एन में से ही एम को रिवर्स कर रहे हैं। तो हम पहले ही उसमें से एम निकाल लिए, तो एन माइनस एम हमारे पास बचा, और उसमें से एम जो था अदर एम को खा गया, तो बचा कितना, एन माइनस टू एम। तो यहाँ से ई इक्विवेलेंट जो होगा वो एन माइनस टू एम इंटू ई होगा, और आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी का पोलरिटी कुछ भी रहे, रेजिस्टेंस का उससे कोई लेना देना नहीं। इस बात में किसी कोई दिक्कत है तो पूछो फिर से। नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेल्स को अगर हमको पैरेलली कंबाइन करना है तो कैसे क्या करेंगे। सेम चीज करना है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, दो ही लेते हैं इसमें, सर्किट ज्यादा घूमना पड़ जाएगा। ऐसा है, मान लेते हैं हमारे पास। तो ऐसा कनेक्शन जब होगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो बैटरीज है या सेल्स है, ये हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। हम चाहते हैं कि इस दोनों बैटरीज को हटाकर सिर्फ एक ही बैटरी लगाएं, ताकि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है इसके थ्रू जो हमारा पहले आई करंट पास हो रहा था तो अभी भी आई ही जाए। तो इसका अगर ई इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है आर बराबर फिर से ई इक्विवेलेंट बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। यानी कि हमको फिर से इसी चीज से कंपेयर करना है। ठीक है, तो बस अब लिखते जाओ इक्वेशन। के वी एल यहाँ बोल दे रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, हम केवीएल लिख रहे हैं ए बी सी डी ए थ्रू इच बैटरी, यानी कि हर बैटरी से घूमते हुए हम केवीएल लिख रहे हैं, इसी लूप में घूमेंगे। यानी कि एक बार ऊपर वाले से घूमेंगे ऐसा, फिर नीचे वाले से ऐसा घूमेंगे, तो ऐसे घूमते घूमते जितना भी दिया रहेगा उतना घूम लेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहला तुम लोग बोलो। करंट इसमें I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I, और I जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। तो हमारा मेन पर्पस है इसको इससे रिलेट करना। ठीक है, यानी कि I का वैल्यू निकालना। तो I का वैल्यू निकालना है तो हम केवीएल लगा रहे हैं। ऊपर वाले से घूमेंगे तो माइनस I1 R1 प्लस E1, इधर जब आए तो लिखे माइनस I इंटू आर इसकल टू हो गया 0। नीचे वाले में घूमे, चलो इसको थोड़ा अरेंज कर ले। तो अच्छा लिख लेते हैं पहले, नीचे वाले में लिखते हैं तो I2 R2 प्लस E2 माइनस IR इजकल टू 0। और भी अगर दिया रहता तो हम ऐसे ही लिख सकते थे, इसमें कोई बुराई या बुराई नहीं है। जितना भी दिया हुआ रहता हम सबको ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो अगर हम सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, सबको लिखने के बाद जोड़ देते तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, माइनस, या फिर ऐसे नहीं जोड़ते हैं,
अलग कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम I1 लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो I1 बराबर हो जाएगा हमारा E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1। दिख रहा है? वैसे ही हम I2 अगर लिखेंगे तो लिखेंगे E2 बाई R2 माइनस IR1 बाई R2। ऐसे ही हम जितना भी दिया रहता है सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से हमको दिख जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस जितना भी दिया रहे, यहाँ से E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 जितना भी दिया रहे, और यहाँ से आ जाता माइनस IR कॉमन ले लिए, तो यहाँ से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस जितना भी दिया रहे। इस वाले को इधर लेते आते हैं, तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि सब जो जोड़ के है ये और कुछ नहीं बल्कि I ही है। तो I प्लस IR 1 बाई R2 प्लस इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम ये सब कहानी सिर्फ कर रहे हैं I का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ से हम I कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया 1 प्लस R। इसको लिख सकते हैं हम समेसन ऑफ 1 बाई RI इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम समेसन ऑफ EI बाई RI। ठीक है, तो यहाँ से हम I अगर लिखेंगे तो आ गया समेसन ऑफ EI बाई RI डिवाइडेड बाई 1 प्लस R समेसन ऑफ 1 बाई RI। ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ R प्लस R इक्विवेलेंट है। यहाँ पे हमारा 1 प्लस R इतना उस फॉर्मेट में नहीं आया है, तो हम क्या करें कि इसको डिवाइड कर दिए 1 बाई समेसन ऑफ RI से। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1 डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ 1 बाई RI प्लस R। अब अगर देखें तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करें तो हमको यहाँ से क्या मिला, E इक्विवेलेंट इक्वल टू समेसन ऑफ EI बाई RI डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ 1 बाई RI, जिसको हम क्या लिख सकते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस जो भी दिया रहे डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस जो भी दिया रहे। और R इक्विवेलेंट का अगर देखा जा रहा है तो ये 1 बाई समेसन ऑफ 1 बाई RI आ रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि ये जो पैरेलल में हमारा आता था वही चीज है, और ये चीज जो आ रहा है हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमेशा ये चीज है। फिर से इसमें जो है EMF को साइन के साथ रखना है, पुट विथ पोलैरिटी साइन। ठीक है, किधर की तरफ ये करंट को बहाना चाह रहा है, सेम डायरेक्शन है तो सबको जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब घटाएंगे भी, उसके साथ पुट करेंगे तो हमको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना है कि अगर हमको E इक्विवेलेंट चाहिए तो ये चीज आएगा, R इक्विवेलेंट चाहिए तो ये चीज आएगा। प्रूफ करने में हम लोग क्या किए हैं, तो KVL का सहारा लिए है, उसके बाद I सॉल्व कर रहे थे, हमको इस डायरेक्शन में चाहिए था, ऐसा चाहिए था, तो इसलिए हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, अभी इसको एक बार नेक्स्ट क्लास में दोनों चीजें देख के आना है, और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और ये चीज हो जाएगा तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वेरियस मेथड्स टू सॉल्व, जो हमारा सर्किट होगा उसका, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के वेरियस मेथड्स देखेंगे। इफ सिमिलर
cells are connected. तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सारा का सारा N इक्वल है, R भी इक्वल है, तो ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पे? NE बाई R हो जाएगा क्या? बोलो। E बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस एन टाइम्स होता नीचे 1/r प्लस 1/r प्लस ये भी n टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा एन ई बाई आर, नीचे n बाई आर, तो n/r कट गया, e ही रहा। लेकिन r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से n टाइम्स है तो r/n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n इक्वल सेम ईएमएफ, सेम इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के बैटरी अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो जो ईएमएफ आएगा वो यही आएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कैसे चेंज होगा, क्या क्या देखना होगा, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सेल्स से रिलेटेड, और सेल्स वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग अलग अलग डिफरेंट मेथड्स देखेंगे सर्किट सॉल्व करने का। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इस चीज को कल एक बार जरूर देख के आना है, बैटरी यानी सेल कॉम्बिनेशन का, बैटरी क्या होता है, इन सब चीजों को। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग ये वाले सारे चीजें सर्किट में यूज करते हुए नजर आएंगे, तो इन चीज को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है। ठीक है, और HC वर्मा कोई करता है क्या? बोलो अदर्स। यस 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 सर, करते हैं। बाकी लोग, अंकित? यस सर। होमवर्क थे उसके बाद से किए नहीं, पुराना चैप्टर किए थे। अभी वाला भी, करंट वाला भी करो। ठीक है सर। ठीक है, सबसे बोल रहे हैं HC वर्मा मस्ट ही करो। जैसे कि जो हमारा कोई सा भी अगर कर रहे हो तो 2-3 चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो करें तो लिमिटेड करें, ऐसा नहीं है कि इधर उधर ज्यादा फालतू भागे। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक करना जरूरी है, और जो मॉड्यूल कर रहे हो, और लास्ट टाइम में जब चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो एक बार रिवीजन के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर जो बुक है उसको जरूर सॉल्व करो। ठीक है, तो कौन कौन सा बुक सॉल्व करते हो? सिंगेज रखे हो, DC पांडे, ये क्या रखे हो? अदर्स? सर बस HC वर्मा ही रखे हैं। ठीक है, HC वर्मा भी काफी है। ठीक है, कोई भी एक कर रहे हो तो ईमानदारी से उसको पूरा करो। ठीक है, सबके लिए कर रहे हैं, किसी एक आदमी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो सॉल्व कर रहे हो तो हमारा मॉड्यूल जब बना रहे हो तो उसको खत्म करो। HC वर्मा बना रहे हो तो HC वर्मा, और लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो एक दिन बैठ के प्रीवियस ईयर वाला जरूर सॉल्व करो। यानी कि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस दे नहीं रखा है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है, उससे तुमको आइडिया हो जाएगा। और कभी भी अगर रिवीजन करने बैठते हो तो क्वेश्चन पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन सॉल्व करो। होता क्या है, बहुत लोग बैठ के नोट्स ही पढ़ते हैं और एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं, तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। तो कोई सा भी बुक या कुछ भी उठा रहे हो तो उसका क्वेश्चन बनाना शुरू करो, जहां फंस रहे हो तो फिर नोट्स पे जाओ। ठीक है, तो स्मार्टली वर्क करो। ऐसा नहीं कि हम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं, और इसी वजह से होता है कि हमारा कंसेप्ट उतना ही रह जाता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। एक ही बार नोट्स पढ़ते रहे या एक ही बुक पढ़ते रहे तो उतना ही रहेगा। क्वेश्चंस ज्यादा करो, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए हो तो मतलब कंसेप्ट आता है। सिर्फ अगर हम कुछ दिन छोड़ देते हैं तो मतलब भूल गए हैं। यही होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी होता है, तुम्हारे जो पूर्वज थे मतलब सीनियर्स जो थे उनके साथ भी हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं लोग से सीख सीख के ये सब ज्ञान बांटा जाता है। तो उन सब चीजों पे ध्यान दो, और कभी भी रिवीजन करो तो क्वेश्चंस करना शुरू करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
और सर हाँ सर अगर ये कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को डाल हाँ के उसको चार्ज चार्ज देते हैं, मतलब करंट फ्लो कराते हैं उससे, हाँ और करंट फ्लो कराने के बाद अगर उस कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को हटा देंगे तो हाँ। इंड्यूस चार्ज में डिफरेंस होगा। अगर हम किसको हटा रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक को, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक तो जो मटेरियल को हटाएंगे तो जो इंड्यूस चार्ज है वो किस पे आता है? डाइलेक्ट्रिक पे ही तो आता है, ठीक है। और अगर हम उसको बीच से हटा देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हट गया उस पे लगना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया यानी कि जो चार्ज जहां था पहले वहीं पहुंच जाएगा, तो फिर से तो पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक है जैसे नॉन पोलर है, तो उसका पोलरिटी जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले तो पोलरिटी आया। अगर हम उसको फिर से प्लेट्स के बीच से हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब तो फिर से वो क्या रहा? नॉन पोलर ही रहा, यानी कि उस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था वो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा फिर से। बात समझ आया? ओ ठीक है सर। हाँ सर आगे। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व करो, एंड कर रहे हैं।